आज हम फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मोर पर्टिकुलरली आज हम 3 फैक्ट्स देखने वाले हैं जो कि फार्मास्यूटिकल्स में अप्लाई होते हैं। सबसे पहला फैक्ट आज ये है कि इंसुलिन जो एडमिनिस्टर किया जाता है डायबिटीज के पेशेंट्स को, ये इंसुलिन कभी ओरली नहीं लिया जा सकता। एटलीस्ट अब तक ऐसी फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिससे कि इंसुलिन को अच्छे से ओरली लिया जा सके। इसका रीजन समझते हैं। अगर आपने देखा हो, मैक्सिमम डायबिटीज पेशेंट्स को जो इंसुलिन दिया जाता है वो इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। इसका रीजन ये है कि इंसुलिन असल में एक प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन यूजुअली अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू लो, जो ड्रग्स प्रोटीन्स होते हैं उन्हें अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू लो तो चांसेस हाई है कि ये प्रोटीन्स अनस्टेबल होंगे, क्योंकि आप खाने में जो प्रोटीन्स लेते हो उसमें लेट से आपने एग्स या फिर पनीर या फिर कोई नट्स कंज्यूम किए और इसमें से जो आपको प्रोटीन मिलता है वो ऑब्वियस बात है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर ब्रेक डाउन होता है और वो जो छोटे छोटे पेप्टाइड्स बनते हैं प्रोटीन्स में से वो एब्जॉर्ब होते हैं और फाइनली अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स आपको इफेक्ट दिखाते हैं। अब हमें इंसुलिन पूरा प्रोटीन फॉर्म में ही चाहिए। अब अगर हमने ये ओरली लेने की कोशिश की तो हाई चांसेस है कि हमारे पेट में जो हमारे स्टमक में जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स यानी जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स और स्टमक का बहुत लो पीएच 1 से 2 के बीच का जो पीएच है, इनकी वजह से हाई चांस है कि इंसुलिन ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी मिलनी चाहिए हमें, जो कि पूरा एक प्रोटीन फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होना चाहिए हमारे सर्कुलेशन में, ये हमें देखने नहीं मिलेगा। इससे पहले कि वो अब्जॉर्ब हो पाए वो पहले ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से हमें उसकी एक्टिविटी देखने नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंसुलिन को ओरली लेने में। इस वजह से आप देखोगे कि यूजुअली इंसुलिन को इंजेक्शंस के तौर पर लिया जाता है या फिर इनहेलेबल्स के तौर पर भी लिया जा सकता है, जो कि रीसेंट टेक्नोलॉजी है। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास इंसुलिन के लिए और ये सबसे पहला फैक्ट है हमारे पास। दूसरा फैक्ट आपके पास ये है कि स्टैटिन्स नाम के जो ड्रग्स है वो रात को लिए जाते हैं। अब स्टैटिन्स जो है जैसे कि लोवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, ये सभी ड्रग्स के नाम है और स्टैटिन्स एक्चुअली ड्रग्स की एक कैटेगरी है, इसमें ये सभी ड्रग्स आते हैं। तो ये स्टैटिन्स जो है ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल में लाने के लिए ड्रग्स होते हैं, इसलिए इनका नाम है स्टैटिन्स, यानी कि थोड़ा कंट्रोल में लाना कोलेस्ट्रॉल को। अब ये जो स्टैटिन्स है ये रात को क्यों लिए जाते हैं, इसका रीजन है क्रोनोफार्माकोलॉजी। क्रोनोफार्माकोलॉजी में आपको नाम से पता चल रहा होगा कि क्रोनोलॉजी से कुछ रिलेटेड है। क्रोनोफार्माकोलॉजी बेसिकली एक ऐसी फील्ड है फार्मेसी में जो कि आपकी बॉडी की जो सर्केडियन रिदम होती है, यानी कि जो स्लीप वेक साइकिल 24 आवर की साइकिल चलती है आपकी बॉडी में, उसमें आपको ये देखने मिलता है कि अलग अलग केमिकल्स का सिक्रीशन, अलग अलग केमिकल्स का सिंथेसिस, ये सभी अलग अलग टाइम्स पर अलग अलग लेवल्स पर होता है। क्रोनोफार्माकोलॉजी में आप इस सर्केडियन रिदम का यूज करते हो और आप उस हिसाब से मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोलेस्टेरॉल की बात करूं तो आपकी बॉडी में रात के टाइम पर कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा सिंथेसाइज होता है, जब आप सो रहे होते हो तब। टू बी मोर स्पेसिफिक, मोस्ट पीपल में 3 AM को पीक आ जाता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का बॉडी में। नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होता है कोलेस्ट्रॉल और ये पीक हमारे पास 3 AM यानी कि रात के 3 बजे यूजुअली देखा जाता है। अब अगर आप मेडिसिन को, जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है, उन्हें अगर आप दिन के टाइम पर लो तो चांसेस है कि 3 बजे तक उनका असर खत्म हो जाए। तो ये ज्यादा प्रेफरेबल होता है कि अगर आप इन मेडिसिन को रात को सोने से पहले लो तो चांसेस है कि अगर आप लेट से 11 बजे सोते हो तो 11 से 3 में सिर्फ 4 घंटे का फर्क है, यानी कि तब तक बहुत हाई चांस है कि वो ड्रग एक्टिव रहेगा और आपके कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के टाइम पर वो अपनी एक्टिविटी दिखा पाएगा जिसमें वो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करेगा। तो ये रीजन है स्टैटिन्स को रात को एडमिनिस्टर करने का और ये रीजन है क्यों कुछ ड्रग्स को कुछ टाइम्स पर ही एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये है हमारा दूसरा फैक्ट जो कि है क्रोनोफार्माकोलॉजी। तीसरा फैक्ट हमारे पास है थैलिडोमाइड से रिलेटेड। अब थैलिडोमाइड के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जो ट्रेजेडी हुई थी जिसमें हजारों बच्चे लिम्ब डिफॉर्मिटीज के साथ बॉर्न हुए थे 1950s के टाइम पर, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। लेकिन फैक्ट ये है कि थैलिडोमाइड आज तक कुछ केसेस में यूज किया जाता है। अब इसका रीजन ये है कि भले ही ठीक है उसकी टॉक्सिसिटीज है, उसकी टेराटोजेनिसिटी है, लेकिन ये सभी आज के टाइम में टेस्ट की जा चुकी है, यानी कि सभी टेस्ट इस पे रेगुलरली परफॉर्म हुए हैं एनिमल्स पे, ह्यूमन वॉलंटियर्स पे। इसके बेसिस पर इसकी सेफ्टी को रिकॉग्नाइज किया गया है और इसके हिसाब से ही बहुत कंट्रोल्ड फॉर्म में हम इसे मल्टीपल माइलोमा जैसी चीजों में यूज करते हैं। मल्टीपल माइलोमा यानी एक टाइप का ब्लड कैंसर है।
तो बहुत कंट्रोल्ड यूज है क्योंकि टॉक्सिसिटी डेफिनेटली है, और प्रेग्नेंट वुमेन में तो ये डेफिनेटली एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी जो मल्टीपल माइलोमा है, जो कि एक टाइप का ब्लड कैंसर है, ऐसे केसेस में रेयरली फिर भी ये यूज किया जाता है आजकल, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड वे में। तो ये है आज के 3 फैक्ट्स। थैंक यू।